नमस्कार। आज की तारीख है 16 नवंबर 2025। लेकिन चले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, मतलब बहुत पीछे। 25 नवंबर 1949 की सुबह दिल्ली के सेंट्रल हॉल में एक अलग ही माहौल है। भारत का संविधान बनकर तैयार है और उसे अपनाया जाने वाला है। जश्न की तैयारी है, हर चेहरे पर एक नई सुबह की उम्मीद। लेकिन एक शख्स जिसने इस संविधान को बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई, उसके चेहरे पर सिर्फ जश्न नहीं, एक गहरी चिंता भी है। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आज हम उन्हीं के उस आखिरी भाषण की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये भाषण सिर्फ कुछ धन्यवाद के शब्द नहीं थे, बल्कि कह सकते हैं कि आने वाले भारत के लिए 3 बहुत बड़ी चेतावनियां थी। हमारा मकसद ये समझना है कि एक नए नए आज़ाद हुए देश को लेकर वो इतने चिंतित क्यों थे और उनकी वो चेतावनियां आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। बिल्कुल। उस भाषण को पढ़ना मतलब ऐसा है जैसे कोई आर्किटेक्ट एक खूबसूरत इमारत बनाने के बाद उसके रहने वालों को एक यूजर मैनुअल दे रहा हो, और उस मैनुअल में सिर्फ ये नहीं लिखा कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, बल्कि ये भी साफ साफ लिखा है कि किन गलतियों से ये इमारत ढह सकती है। अंबेडकर एक तरह से भविष्य में झांक कर देख रहे थे। तो चलिए इस मैनुअल का पहला पन्ना पलटते हैं। अंबेडकर की पहली और शायद सबसे बुनियादी चिंता थी संवैधानिक नैतिकता को लेकर। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि भाई जो संविधान में लिखा है बस उसका पालन करो? नहीं नहीं, और देखिए यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। अच्छा। हाँ, यूं समझिए कि जैसे क्रिकेट का खेल होता है ना, होता है। तो उसमें नियम तो होते हैं कि आप आउट कैसे होंगे, रन कैसे बनेंगे, लेकिन एक चीज होती है खेल भावना या स्पिरिट ऑफ द गेम। ये कहीं लिखी नहीं होती, पर सब जानते हैं कि जानबूझकर किसी खिलाड़ी को चोट पहुंचाना या धोखे से जीतना गलत है। संवैधानिक नैतिकता, वो लोकतंत्र की यही खेल भावना है। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब कानून की किताब में जो लिखा है वो तो है ही, पर उसके पीछे की जो भावना है उसका सम्मान करना असली चीज है। बिल्कुल। अंबेडकर का यही कहना था कि कोई भी संविधान अपने आप में परफेक्ट नहीं हो सकता। उसमें हमेशा कुछ खाली जगहें, कुछ ग्रे एरिया रह जाएंगे। अब सवाल यह है कि उन खाली जगहों को कौन भरेगा? लोगों और राजनीतिक दलों का विवेक, उनकी नैतिकता। क्या वो उस खाली जगह का फायदा उठाकर सिस्टम को अपने हक में मोड़ेंगे, या संविधान की मूल भावना का सम्मान करते हुए काम करेंगे? यही असली परीक्षा है। और इसी खेल भावना से जुड़ी हुई उनकी दूसरी बात थी जो उस समय के कई लोगों को शायद बहुत चुभी होगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब तरीकों को छोड़ना होगा। उन्होंने इन तरीकों को अराजकता का व्याकरण तक कह डाला। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। जिन हथियारों से हमने आज़ादी जीती उन्हीं को छोड़ने की बात। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे। उनका तर्क बहुत साफ था। वो कह रहे थे कि जब आपके पास अपनी बात रखने का, सरकार बदलने का या कानून बनवाने का कोई जरिया नहीं था, तब सड़क पर उतरना सही था। तब सड़क पर उतरना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना आपका हक था, बल्कि आपकी मजबूरी थी। वो अंग्रेजों के खिलाफ एक हथियार था। मतलब अब जब हमारे पास अपनी संसद है, अपनी अदालतें हैं, चुनाव का रास्ता है, तो फिर सड़क पर उतरकर अराजकता फैलाने की क्या जरूरत? ये था उनका तर्क। बिल्कुल। उनके लिए एक लोकतांत्रिक देश में ऐसे तरीके अपनाने का मतलब था कि आप उसी सिस्टम पर हमला कर रहे हैं जिसे बनाने में इतनी मेहनत लगी है। आप अपने घर में पत्थर फेंक रहे हैं। उनका मानना था कि अगर हर कोई अपने तरीके से बिना संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किए अपनी मांगें मनवाने लगेगा, तो लोकतंत्र नहीं, भीड़तंत्र चलेगा। और ये आज के दौर में भी बहुत प्रासंगिक है। तो पहले उन्होंने नींव की बात की, संवैधानिक नैतिकता, मतलब खेल के नियमों और उसकी भावना का सम्मान करो। लेकिन फिर उन्होंने उस चीज की तरफ इशारा किया जो इस नींव को पूरी तरह से खोखला कर सकती है, और वो भी लोगों के प्यार और समर्थन के नाम पर। हाँ, और अंबेडकर के लिए ये अराजकता सिर्फ सड़कों पर नहीं होती, ये लोगों के दिमाग में भी हो सकती है, खासकर तब जब वो किसी एक इंसान को कानून और संविधान से ऊपर मान बैठते हैं। और यहीं से उनकी दूसरी और शायद सबसे प्रसिद्ध चेतावनी आती है, व्यक्ति पूजा या हीरो वर्शिप का खतरा। उन्होंने बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया था। कहा था कि राजनीति में भक्ति या व्यक्ति पूजा अपमान और तानाशाही का निश्चित मार्ग है। हाँ, आज के जमाने में जब नेताओं के समर्थक एक दूसरे से लड़ने मरने को तैयार रहते हैं,
ये बात और भी ज्यादा चुभती है। ये व्यक्ति पूजा का आकर्षण इतना मजबूत क्यों होता है? देखिए, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। जब समाज मुश्किलों से गुजर रहा होता है तो लोगों में एक मसीहा या एक सेवियर को ढूंढने की प्रवृत्ति होती है। कोई ऐसा जो आए और सारी समस्याएं चुटकी में हल कर दे। हम अपनी सारी उम्मीदें, सारी ताकत उस एक इंसान को सौंप देना चाहते हैं। अंबेडकर इस इंसानी कमजोरी को पहचानते थे। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत तुलना की थी। कहा था कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति निश्चित रूप से पतन और अंततः तानाशाही की ओर ले जाती हैं। उनका संदेश बहुत साफ था। आप किसी नेता का सम्मान कीजिए, उनके काम की तारीफ कीजिए, लेकिन जिस पल आप उन्हें भगवान मान लेते हैं, आप उनसे सवाल पूछने का अपना हक खो देते हैं। और जिस लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछे जाते, वो लोकतंत्र वो मर जाता है। तो सम्मान और पूजा के बीच की वो लक्ष्मण रेखा क्या है? एक आम नागरिक कैसे समझे कि वो कब इस रेखा को पार कर रहा है? अंबेडकर ने इसकी भी एक पहचान बताई थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी महान क्यों न हो, उसके चरणों में अपनी स्वतंत्रता मत रख दो और उसे इतनी शक्तियों मत सौंप दो कि वो संस्थानों को ही कमजोर कर दें। जब कोई नेता देश के संविधान से, संसद से या न्यायपालिका से बड़ा दिखने लगे तो समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। संस्थाएं हमेशा व्यक्ति से बड़ी होनी चाहिए। यही वो लक्ष्मण रेखा है। ये सोचने वाली बात है कि 75 साल से ज्यादा समय के बाद भी ये चेतावनी कितनी जानी पहचानी लगती है। तो अंबेडकर ने हमें बताया कि राजनीति करनी कैसे है, संवैधानिक तरीकों से, और कैसे नहीं करनी है, व्यक्ति पूजा से बचकर। लेकिन वो इससे भी आगे गए। वो इस सवाल पर पहुंचे कि ये सब करना क्यों है, इस लोकतंत्र का आखिरी मकसद क्या है। बिल्कुल, उनके लिए राजनीतिक लोकतंत्र यानी चुनाव और सरकार बनाना ये सिर्फ एक साधन था, मंजिल नहीं। असली मंजिल थी सामाजिक लोकतंत्र। ठीक है, तो इन दोनों में क्या फर्क है? एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है, राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र? राजनीतिक लोकतंत्र का एक सीधा सा मतलब है एक व्यक्ति एक वोट। यानी जब आप वोट डालने जाते हैं तो कानून की नजर में प्रधानमंत्री के वोट की कीमत और एक दिहाड़ी मजदूर के वोट की कीमत बराबर है। ये हुई राजनीतिक समानता। हाँ, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है एक व्यक्ति एक मूल्य। एक व्यक्ति एक मूल्य मतलब सिर्फ वोट देते समय ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हर व्यक्ति का मूल्य और सम्मान बराबर हो। ये सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, बल्कि सम्मान से जीने, बराबरी के मौके पाने और भाईचारे के साथ रहने का माहौल है। और यहीं पर अंबेडकर ने उस सबसे बड़े खतरे की बात की जिसे उन्होंने विरोधाभासों का जीवन कहा। हाँ, उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमानता बनाए रखेंगे। ये एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर है। हाँ, जरा इसे महसूस करके देखिए। एक ही व्यक्ति वोटिंग बूथ के अंदर जाते हुए देश का राजा है, क्योंकि उसका वोट सरकार बना या गिरा सकता है। लेकिन जैसे ही वो बूथ से बाहर अपने गांव लौटता है, हो सकता है उसे उसकी जाति के कारण एक कुएं से पानी भी न पीने दिया जाए। एक तरफ राजनीतिक समानता का शिखर और दूसरी तरफ सामाजिक असमानता की खाई। उन्होंने तो इसे एक टाइम बॉम्ब की तरह बताया था। चेतावनी दी थी कि अगर इस विरोधाभास को जल्दी हल नहीं किया गया तो जो लोग इस असमानता से पीड़ित हैं, वे इस राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को ही ध्वस्त कर देंगे। हाँ, उनका तर्क था कि आप ज्यादा समय तक लोगों को राजनीतिक रूप से बराबर और सामाजिक रूप से असमान नहीं रख सकते। ये तनाव एक दिन टूटेगा। इसीलिए सामाजिक और आर्थिक समानता लाना सिर्फ कोई अच्छा विचार या नैतिक लक्ष्य नहीं था, बल्कि राजनीतिक लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए एक जरूरी शर्त थी। और इस सामाजिक लोकतंत्र की इमारत 3 खंभों पर टिकी थी: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उन्होंने कहा था कि बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता सिर्फ पेंट की एक परत की तरह है। ये बंधुत्व या फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है? बंधुत्व का मतलब है हम सभी भारतीयों के बीच एक अपनेपन की, एक भाईचारे की भावना। ये महसूस करना कि हमारे धर्म, जाति, भाषा अलग हो सकते हैं, लेकिन आखिर में हम सब एक हैं। अंबेडकर का मानना था कि भारत अभी तक सही मायनों में एक राष्ट्र बना ही नहीं है, क्योंकि हजारों जातियों ने समाज को ऊंच नीच के खांचों में बांट रखा है। उन्होंने कहा था कि जातियां राष्ट्र विरोधी हैं, क्योंकि वे लोगों में एक दूसरे के प्रति अलगाव और ईर्ष्या पैदा करती हैं। तो जब तक समाज में ये जाति की दीवारें हैं, तब तक सच्चा भाईचारा नहीं आ सकता। और बिना भाईचारे के समानता और स्वतंत्रता सिर्फ कानून की किताबों में लिखे
खोखले शब्द रह जाएंगे। यही उनका सार था। आप लोगों को आज़ादी दे सकते हैं, आप कानून में बराबरी दे सकते हैं, लेकिन अगर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए भाईचारा नहीं है तो वो समाज कभी भी एक होकर खड़ा नहीं हो पाएगा। तो अगर हम इन सभी चेतावनियों को एक साथ जोड़कर देखें तो अंबेडकर हमें एक पूरा रोड मैप दे रहे थे। पहला, संवैधानिक नैतिकता की नींव पर चलो। दूसरा, किसी भी नेता को इतना बड़ा मत बनाओ कि वो संस्थाओं से बड़ा हो जाए। और तीसरा, सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र के जश्न में मत डूबे रहो, बल्कि असली काम सामाजिक और आर्थिक असमानता को खत्म करके एक सच्चा सामाजिक लोकतंत्र बनाने का करो। और अंत में ये सब बताने के बाद उन्होंने सारी जिम्मेदारी वापस हम लोगों पर ही डाल दी। उनका वो प्रसिद्ध कथन है जिसे हर भारतीय को याद रखना चाहिए, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो बुरा साबित हो सकता है क्योंकि उसे चलाने वाले लोग बुरे हो सकते हैं। और इसका उल्टा भी सच है, एक बुरा संविधान भी अच्छा काम कर सकता है अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हों। मतलब संविधान की सफलता सिर्फ उसके पन्नों पर लिखे शब्दों में नहीं है, बल्कि उसे चलाने वालों के चरित्र और उनकी नीयत में है, चाहे वो आम नागरिक हो या नेता। संविधान तो एक गाड़ी की तरह है, पर उसे चलाने वाला ड्राइवर कैसा है और वो उसे किस दिशा में ले जाना चाहता है, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और ये हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। संविधान हमें राज्य का एक ढांचा तो देता है, एक शरीर देता है, लेकिन उस शरीर में आत्मा कौन फूंकता है? और उस आत्मा को जिंदा और सेहतमंद रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सिर्फ सरकार की या हर एक नागरिक की?